चैन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ को लेकर बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस है। क्या कट ऑफ पार हो जाएगी, 200 प्लस होगी, 200 प्लस सेफ स्कोर है क्या नहीं है, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, सब पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका कल कोर्ट में क्या हुआ, हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर सारी अपडेट्स डाली थी, फिर भी मैं बता देता हूं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ था। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी ITI इंस्ट्रक्टर के बच्चों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि रिजर्वेशन है तो क्या मेरा मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी पे है, तो कौन अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर अगर कट ऑफ है तो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ को लेके। देखिए टोटल 60,000 पदों पे ये भर्ती कंडक्ट कराई गई है। 60,000 पोस्ट पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। टोटल 5 दिन इसका एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है। 3 दिन लगातार हुआ था, 2 दिन बाद में हुआ था 30 और 31 को। तो टोटल 5 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, ठीक। तो अब काफी लोग का क्वेश्चन है कि फलनुमा शिफ्ट इजी है, फलनुमा शिफ्ट हार्ड है। तो देखिए एक सिंपल सी बात बताऊं, कोई ये तय नहीं कर सकता कौन सी शिफ्ट टफ है और कौन सी शिफ्ट आसान है। हर किसी को अपनी शिफ्ट कठिन लगती है, उसका रीजन है क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, अगर मैं ये क्वेश्चन सही करूंगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वहां टिक नहीं करते हैं क्योंकि आपको ये रहता है कि मेरे मार्क्स कट भी सकते हैं। जबकि आप कभी पेपर बाहर सॉल्व करते हैं, जैसे आप टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है कि यार प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत आसान था। उसका रीजन ये है कि उस टाइम आपको एक निश्चिंता रहती है कि अगर मैं यहाँ गलत करूंगा तो ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आप पर एक प्रेशर होता है। तो किसी की शिफ्ट इजी और किसी की शिफ्ट आसान नहीं होती है। हर किसी के लिए उसकी शिफ्ट जो होती है वो टफ होती है। एग्जामिनेशन प्रेशर जो उस पर होता है वो कोई बता नहीं सकता है कि किसकी शिफ्ट बड़ी आसान है बड़ी कठिन है, ठीक। फिर क्वेश्चन काफी लोग का है कि सर अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखें तो बहुत सारा जो नॉर्मलाइजेशन था उसमें बहुत नंबर मिला, इस बार क्या उतना नंबर मिलेगा? तो देखिए आप कभी भी प्रीवियस ईयर से प्रेजेंट ईयर के कट ऑफ को कंपेयर ही मत किया कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर में बच्चों के स्टूडेंट्स डिफरेंट होते हैं, सीट भी डिफरेंट होती है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेवल भी डिफरेंट था, ठीक। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन के लेवल थे वो आपको पता है, सीटें कम थी, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो टोटल नंबर थे वो भी डिफरेंट थे। प्रेजेंट टाइम में सीटें ज्यादा है, पेपर का लेवल टफ है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि पेपर का लेवल आसान था, क्योंकि पेपर का लेवल जो बना था स्पेशली मैथ और साइंस को अगर आप लेंगे तो वो मॉडरेट से टफ के बीच में था। तो पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था। शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन हुए, स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इस बार बैठे थे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि अगर प्रीवियस ईयर में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ था तो जरूरी नहीं है कि इस ईयर आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। दूसरा बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन को लोग कहते हैं कि लोग जिसकी शिफ्ट टफ होती है जिसकी शिफ्ट टफ है उसका नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, नॉर्मलाइजेशन में आप जो चीजें देखते हैं उसमें सबसे पहला तो ठीक है पेपर टफ होता है, ये सब लोग देखते हैं, लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट की शिफ्ट में है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेट्स इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपका पेपर टफ है लेकिन उसमें यूपी पुलिस के टॉप जो स्टूडेंट्स है वो बैठे हुए हैं, तो पेपर का लेवल उतना टफ नहीं रह जाएगा। जबकि एक पेपर का लेवल मॉडरेट आया हुआ है और वहां अच्छे खासे बच्चे नहीं बैठे हुए जो इंटेलिजेंट्स है, तो वो पेपर का शिफ्ट टफ हो जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो किस शिफ्ट में जाता है, ये भी बड़ा गेम चेंजर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 3 चीज पे आपका टोटल नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। अब लोगों का क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होने का अपना अपना फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। और एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो यूपी पुलिस नॉर्मलाइजेशन में होगा, जिसमें देखिए जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, मतलब मान लीजिए आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आपका होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो ये कैलकुलेट किया जाता है कि जो सभी शिफ्ट है, मतलब जो टोटल शिफ्ट है आपकी, जो टोटल शिफ्ट हुई है 5 दिन में, जो टोटल शिफ्ट आपकी हैं उसके जो 0.1% टॉप के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। 0.1% कौन होंगे? टॉप स्टूडेंट्स होंगे, उनका एवरेज मार्क्स ले लिया जाएगा। मतलब 5 दिन में
जितनी भी शिफ्ट हुई है उस शिफ्ट के जो टॉपर्स होंगे, उनके टॉपर्स जो होंगे वो उनके आपके मार्क्स कैलकुलेट कर ले जाएंगे। 0.1% जो बच्चे होंगे टॉप के 0.1%, उनके जो मार्क्स है उनका एवरेज निकाल लिया जाएगा। तो उसको माइनस किससे किया जाता है? तो माइनस किया जाता है ऑल शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट से। ठीक है, ऑल शिफ्ट के क्या एवरेज स्टूडेंट से उसको माइनस किया जाता है, जिसमें इनका मीन और डेविएशन निकाला जाता है। ठीक है, मीन और डेविएशन इसका निकाला जाता है और उसे माइनस कर दिया जाता है। किस चीज से माइनस किया जाता है? किया जाता है जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं आपकी शिफ्ट में। मतलब मान लीजिए आप सेकंड शिफ्ट में बैठे हैं, तो उस शिफ्ट के जो टॉप 0.1% स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज ली जाती है और उसे भी माइनस किया जाता है। किससे? तो उसे माइनस किया जाता है आपकी शिफ्ट के स्टूडेंट से, आपकी शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट्स से उनकी मीन और डेविएशन निकाल के। ठीक है, मीन और डेविएशन निकाल के एवरेज स्टूडेंट से माइनस किया जाता है। मतलब टोटल समझिए कि अगर एक नॉर्मलाइज स्कोर आपका निकालना है पर्टिकुलर पर्सन एक्स का, तो उसके लिए पहले उस एग्जाम में जितनी शिफ्ट हुई है उसके 0.1% जो टॉप बच्चे हैं उनका एवरेज लिया जाता है। फिर सारे शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट्स का मीन लिया जाता है। उसके बाद उसे डिवाइड किया जाता है आपकी शिफ्ट, मतलब आप अगर सेकंड शिफ्ट में, तो आपकी शिफ्ट के टॉप स्टूडेंट्स हैं 0.1% उनके एवरेज से, और माइनस किया जाता है आपकी शिफ्ट के बाकी स्टूडेंट्स के एवरेज और मीन से। ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? आपका मार्क्स, एक्चुअल में आपका जो रॉ स्कोर आया है, उसे माइनस किया जाएगा। एक्चुअल मार्क्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा और माइनस कर दिया जाएगा आपका ये जो आपकी शिफ्ट का एवरेज है, मीन है और टोटल बच्चों का। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाता है आपका टोटल नॉर्मलाइजेशन। आसान शब्दों में एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए आपका निकालना है स्कोर, आप मान लीजिए स्कोर किए हुए हैं 200। लेट्स इमेजिन कीजिए आपका जो रॉ स्कोर है वो 200 है, लेकिन आपकी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुई है, आपका नॉर्मलाइजेशन होना है। तो सबसे पहले क्या होगा? 0.1% जो आपके टॉप हर एक शिफ्ट के बच्चे होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा। तो वो एवरेज मान लीजिए आता है 210। ठीक, उसमें हम किसे माइनस करेंगे? एवरेज स्टूडेंट के मीन से, जो मान लीजिए होते हैं कितने? 190। फिर क्या होगा? आपकी शिफ्ट में जो टॉप के 0.1% स्टूडेंट होंगे, जिसमें इंक्लूड किया लेते हैं आपको भी कि आप भी उसमें टॉपर हैं, उनका एवरेज आ रहा है 200। ठीक, और आपके शिफ्ट के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज आ रहा है 190। ठीक है, उनका एवरेज क्या आ रहा है? 190 आ रहा है। ठीक, अब उसमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एक्चुअली में आपने कितना रॉ स्कोर किया है? 200, मतलब आपका एक्चुअल रॉ स्कोर कितना है? 200। उस 200 में हम किसको माइनस करेंगे? फिर से उसी आपके शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट्स को। ठीक, आपके शिफ्ट के एवरेज स्टूडेंट्स को माइनस किया, प्लस ऐड कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए होता है मीन मार्क्स होता है सारे शिफ्ट का, और ऐड किया जाता है मैक्सिमम मार्क्स से। ठीक है, तो टोटल मान के चलिए मीन मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो बैलेंस करने के लिए यूज होता है वो हो गया आपका 190। ठीक, ये इमेजिन कर लीजिए। ठीक, अब यहां से समझिए 210 में से 190 गया, बचा कितना? 20। 200 में 90 गया, बचा कितना? 10। मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बचा ब्रैकेट में? 10 प्लस कितना है? 190। ठीक, अब यहां से ये जीरो कट जाएगा, तो टोटल कितना आएगा? 210 मार्क्स आपको मिले। ठीक, कितने मिले? 210 मार्क्स आपको मिले। तो मतलब आपका रॉ स्कोर कितना था? 200, और आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो गया? 210, मतलब आपको 10 नंबर मिल गए। ठीक है, ये तरीका है नॉर्मलाइजेशन निकालने का। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। ठीक है, कट ऑफ को लेके बड़ा हुआ है कि 200 प्लस नहीं है तो फिर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से क्यों कंपेयर नहीं करना है। आप बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है अनरिजर्व कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी की अगर बात करें, तो मैं मान के चल रहा हूं यूआर कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 196 से 198 है ना, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा कि 194 भी जिसका स्कोर हो रहा है वो फिजिकल की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि देखिए 60,000 का लगभग 2.5 गुना या 3 गुना बुलाया जाएगा। 1,80,000 बच्चों को लगभग कॉलिंग आने वाली है फिजिकल के लिए। तो 196 से 198 है अगर, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, और इससे 2 नंबर 1 नंबर कम है फिर तो भी आप प्रैक्टिस करते रहिए।
कट ऑफ अप और डाउन होता है, सब डिपेंड होता है नॉर्मलाइजेशन में, और कोई एग्जैक्ट बता नहीं दे सकता कि शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देखिए रॉ स्कोर अच्छे से देखो 196 से 190 तक आपका आ रहा है, या उससे 2 नंबर कम भी आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। 2 से 3 नंबर है, ठीक। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका बात कर लें कि अदर बैकवर्ड क्लास में, तो ओबीसी में अगर आप स्कोर कर रहे हैं 188 से 190, ठीक है, 188 से 190, तो बिल्कुल आप अपना चांस मान के चलिए कि आपका आपका होगा 188 से 190 पे अगर आप हैं ओबीसी में, तो बिल्कुल आप मान के चलिए, ठीक है। एससी कैटेगरी का जो होता है, एससी कैटेगरी का, ठीक, तो एससी कैटेगरी का आप लगभग मान के चलिए अगर आपका स्कोर 175 से 177 के बीच में है, 175 से 177 है, तो आप मान के चलिए आपका कट ऑफ सही है, ठीक है। आपका मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ईडब्ल्यूएस भी होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी की लगभग कट ऑफ सेम होती है। कभी कभी यूपी में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऊपर भाग जाती है, तो ये मान के चलिए कि अगर आपका 185 से 186 है तो ईडब्ल्यूएस में, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। और शेड्यूल ट्राइब अगर आप एसटी हैं तो यूपी में एसटी की संख्या बहुत कम है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 154 से 156 के आसपास चल रहा है, तो बिल्कुल आपके चांसेस है फिजिकल में, ठीक है। फीमेल कैटेगरी के लिए भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं ये कहूंगा फीमेल में जो है बच्चियां जो है 175 अगर स्कोर कर रही हैं, तो बिल्कुल वो प्रैक्टिस करते रहिए, आपके चांसेस बने रहेंगे मेडिकल के। तो इतने ये कट ऑफ मेरे हिसाब से यूपी पुलिस की जाने वाली है। अब आप बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है मुख्य सेविका को लेके। देखिए कल मुख्य सेविका का केस लगा हुआ था कोर्ट नंबर 5 में, 54 नंबर पे ये केस लगा हुआ था। अब बड़ा सोचने वाली बात है, मुख्य सेविका एक भर्ती किसकी है, महिलाओं की, ठीक। इस भर्ती की जो जिस डिपार्टमेंट में है उसका चीफ कौन है, वो भी एक महिला है, और उस डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो भी एक महिला है। और संजोग की बात है कि जो कोर्ट नंबर 5 में केस सुन रही थी वो भी एक महिला ही थी, मतलब महिला ही थी टोटल। तो यार 2 मिनट 5 मिनट तो आप दे ही सकती थी, 5 मिनट दे दी होती तो आपके केस की सुनवाई होती। पहले हुआ क्या कि पहले इन्होंने कहा कि वो केसेस सुने जाएंगे जिनका मतलब फाइल नहीं होता है और फर्स्ट कॉल में बुलाया जाता है। तब ऐसे केसेस जो थे वो बहुत ज्यादा थे, लगभग 22, 23, 24 करके थे। वो केसेस सुनते सुनते ही लंच हो गया। अब उसके बाद होता क्या है कि जब वहां जो रहता है वहां ये अपडेट दी जा रही है मॉर्निंग में कि जब आपका जो ये ब्लैक आप देखे होंगे कि आपकी मुख्य सेविका का जो कोर्ट नंबर चल रहा था उसके किनारे रेड कलर में कुछ केसेस मेंशन थे, उसमें बोला ये गया कि ये केसेस सुन लिए जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपका केस सुना जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, उस केस को सुनते सुनते ही लंच हो गया। उसके बाद आपका केस का नंबर ना आके शुरू से वो रिपीट करना शुरू कर दिए, 2 से शुरू किए, ठीक। उसके बाद शाम को ये कहा गया कि जाते जाते तक आपका केस सुनवाई हो जाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ, 53 नंबर का नंबर आया, उसके बाद जज साहिबा उठ के चली गई। मतलब यार 5 मिनट दे सकती थी। एज अ फीमेल आपको खुद सोचना चाहिए कि कितनी दिक्कत हो रही होगी, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही होगी, ये सोचे बिना भी मतलब टोटल जो भर्ती है महिलाएं उसकी चीफ है, उसके बाद भी इस भर्ती में इतना डिले देखने को मिल रहा है। और अब इसे किस्मती कहेंगे कि 54 नंबर पे केस लगा था, 53 पे आके कोर्ट नंबर 5 को बंद कर दिया गया। 5 मिनट अगर जज साहिबा रुक के सुन ली होती तो कोई दिक्कत हो जाती, कुछ बड़ा गड़बड़ नहीं हो जाता, लेकिन उन लड़कियों का भला जरूर हो जाता जो बेचारी इस भर्ती स्टे की वजह से फंसा हुआ है, ठीक। हालांकि धरना पे बच्ची आ गई थी, तब भी ये कहा जा रहा पक्का स्टे हटा दिया जाएगा, स्टे हटा जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। अब अगली डेट अभी फिलहाल अपडेट हुई नहीं है, अगली डेट अपडेट होती है तो पता मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट से अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, सोचना चाहिए। मैं तो देख रहा हूं बच्चियां बहुत डिमोटिवेट भी हो गई हैं, बहुत ज्यादा होप छोड़ चुकी है। मतलब कई लोग तो कह रहे हैं छोड़ो अब इस नौकरी को, वो इतनी अपना होप खो चुकी हैं। पर आई होप सो जल्दी कुछ अच्छी खबर देखने को मिले। आप कर लेते हैं यूपीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के वजह देखिए 2 तरह का रिजर्वेशन आपका दिया जाता है, एक दिया जाता है आपका वर्टिकल और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब वर्टिकल रिजर्वेशन कौन से रिजर्वेशन होते हैं, तो कोई भी रिजर्वेशन जो यूआ मतलब अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये जो है ये आपके वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं, ठीक। और इसमें आता है आपका फ्रीडम फाइटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हो गया, फीमेल हो गई, उसके अलावा विकलांग यानी पीएच का कोटा हो गया। तो ये कोटा जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। और
वर्टिकल रिजर्वेशन में आपका ये सीट आता है। ठीक, अब एक चीज होती है, क्वेश्चन बच्चों का था कि मैं फीमेल कैंडिडेट हूं, अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर मेरा कट ऑफ है, तो क्या मैं यूआर कैटेगरी में चली जाऊंगी? तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। वर्टिकल रिजर्वेशन में रूल है, अगर मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है 80 और ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ है 78, और लेकिन ओबीसी में जो बच्चे हैं वो में कुछ बच्चे 80 प्लस हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, तो इनको ऊपर भेज दिया जाएगा, मतलब इनको यूआर में सेलेक्ट कराया जाएगा और यूआर में सेलेक्ट कराएगा भले वो ओबीसी से फॉर्म भरे हों। सिमिलरली एससी के लिए भी है, मान लीजिए एससी का कट ऑफ गया हुआ है आपका 65 और कुछ बच्चे हैं जो 80 छू लिए हैं एससी में, वो आपका जाएंगे यूआर कैटेगरी में। वर्टिकल रिजर्वेशन में ऐसा होता है, हालांकि सबसे ज्यादा ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जाते हैं, एससी एसटी के बच्चे यूआर में बहुत कम जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवरलैपिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक, ओवरलैप करता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन आया है आपका कोई कमजोर हो रहा है तो उनको बराबर दौड़ में लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल की जितनी, जैसे फीमेल का सीट है, फीमेल की सीट मान लीजिए अगर 10% रिजर्व है तो वो 10% प्रत्येक कैटेगरी में रिजर्व हो गई है। मतलब अगर अनरिजर्व में 100 सीट है तो उसमें से 10 सीट आपकी हो गई है फीमेल की। इसी तरह ओबीसी में ऐसे है। ठीक, तो अगर आप फीमेल कैटेगरी में है और आपकी 10 सीट है, मान लीजिए फीमेल कैटेगरी की टोटल सीट होती है 10, मान के चलिए इस भर्ती में अगर आपकी 10 सीट है तो 10 सीट है तो आप इसी सीट में जाएंगी। ठीक, फीमेल कैटेगरी की सीट में आप फीमेल कैटेगरी में हैं, आपका मार्क्स अनरिजर्व के बराबर है, लेकिन आपको यूआर कैटेगरी में नहीं भेजा जाएगा। आप फ्रीडम फाइटर हैं, आपका मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर है, तो फिर भी आपको अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं भेजा जाएगा, आपको फ्रीडम फाइटर में। सिमिलरली पीएच कैंडिडेट के लिए होता है, सिमिलरली आपका एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, इनके ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। वर्टिकल में ओवरलैपिंग होती है, लेकिन वर्टिकल में यूआर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी आता है और हॉरिजॉन्टल में ओवरलैपिंग नहीं होती है। बस यही डिफरेंस है। इस पर बहुत से बच्चों ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको इसमें क्लियर कर दिया हूं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।